अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके चैप्टर 22 क्रोमोसोम एंड डीएनए में से जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम जीन एंड जीन लॉकस है। तो आज हम हमारे इस पूरे टॉपिक को थ्रोली समझेंगे और इसमें काम की बातें मैं आपको बहुत सारी बताने वाला हूँ। अगर आपको सब समझना है, सीखना है, तो यार आप आखिर तक बने रहिए। तो अब हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। तो स्टूडेंट्स, आप शुरुआत करने से पहले भाई लाइक कर दो क्योंकि लेक्चर मज़ेदार होने वाला है आप सब लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले जब हम स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की क्या लेनी चाहिए, हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि भाई जीन क्यों बोल रहे हैं हम, जीन किस शख्स ने इसको नाम दे दिया और ये कब हुआ, किस वक्त हुआ, ये पढ़ना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये टॉपिक आप सब लोगों के लिए न्यू जीन तो आपने सुना होगा कि भाई जीन इट्स अ वेरी नॉर्मल नेम कि भाई जीन एडिटिंग हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई। लेकिन आज आपको मैं इसकी बिल्कुल मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि एक्चुअली जीन होती क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सीखने भी ये वाले, तो मज़ा बहुत आएगा। तो चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चों, हुआ क्या कि इन 19th सेंचुरी एक बहुत बड़े फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं जिनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। इन्होंने सबसे पहले एक जो जीन का जो कॉन्सेप्ट था उसको अंडरस्टैंड किया। इन्होंने जो जीन के कॉन्सेप्ट था, यानी इन्होंने एक्चुअल टर्म जीन दी नहीं थी, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई क्रोमोसोम होता है, क्योंकि इन्होंने, आपको पता है कि ग्रेगोर जॉन मेंडल ने एक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। उनमें इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम के पास जो क्रोमोसोम जो कि एक फंक्शनल एक जो मॉलिक्यूल है न्यूक्लियस का, उसके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनके पास क्या होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, और वो इन्फॉर्मेशन फिर ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप के ऊपर यानी कि फिजिकल कैरेक्टर बनाने में मदद करती हैं। फिजिकल कैरेक्टर से मुराद क्या, भाई आंखों का कलर, हाइट क्या होगी, स्किन का कलर क्या होगा, इस सब बनाने में उन छोटे छोटे फैक्टर्स का काम है। तो उन्होंने किस नाम से इंट्रोड्यूस किया, फैक्टर्स के नाम से इस जीन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। जीन की टर्म इन्होंने नहीं दी थी, ये बात में अभी आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या बोला, ही इंट्रोड्यूस जीन एज अ फैक्टर विच कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर। ये बात मैं आपको इजी वर्ड्स में समझा चुका हूँ कि जो आपकी एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर को कंट्रोल करती है कि कौन सा करेक्टर किस वक्त शो होना चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडेटरी। सही है। अब जो आपकी जो विरासत है, मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे ख़ानदान में सब लोगों के कद छोटे हैं, हमारे ख़ानदान में सब लोग गंजे होते हैं, सही होते हैं ना, आपने देखे होंगे। तो इसी तरीके से वो विरासत है। तो ये विरासत कैसे आ रही है भाई, आप खुद भी तो देखें ना, जीन की ट्रांसफ़र होने की वजह से आ रही है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे ख़ानदान के अंदर फैमिली डायबिटीज़ होती है। कैसे आ रही है फैमिली डायबिटीज़, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि उनकी विरासत में, और विरासत में जो विरासत है वो जीन है, यानी उनकी जेनेटिक मेकअप के ऊपर वो जीन आ चुकी है जो कि उनकी ऑफ स्प्रिंग यानी कि उनकी औलादों में ट्रांसफ़र होती हुई जा रही है। तो इस पूरे के पूरे फंडामेंटल को ग्रिगोर जॉन मेंडल वही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इसको अंडरस्टैंड किया, और उस टाइम भी कोई शख्स इनकी बात समझने वाला नहीं था। ये बात भी 40 साल के बाद किसी शख्स ने आके इसको समझाया है। और जब ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस चल रही थी तो उसके ही 20 साल बाद हुआ क्या, 1909 के अंदर कौन आया हमारे पास, विलियम बैटसन आए, जिन्होंने इंट्रोड्यूस की जो टर्म थी जीन, यानी कि इस शख्स ने ये टर्म दी थी जीन की। और उसके बाद जो आए उनका नाम क्या था, एडॉर्ड स्ट्रसबर्गर, इफ़ आई एम राइट। सो यार करेक्ट कर लेना क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है क्योंकि ब्रिटिश नाम है ज़्यादातर। तो इन्होंने एक टर्म दी जिसका नाम था पेनजीन। तो इन दोनों टर्म्स का मतलब एक ही कि दोनों इसी फैक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम था कॉल वॉस, जिन्होंने, इफ़ आई एम राइट, तो उन्होंने जो मेंडल का जो काम था उन्होंने उसको चेक किया था, और उसके ऊपर चेक करने के बाद उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही थे ग्रिगोर जॉन मेंडल अपने वक्त के अंदर, यानी कि 40 साल बाद किसी बंदे ने आके उनकी बात को सच किया। स्टूडेंट्स, अब हमने हिस्ट्री को देख लिया, किस शख्स ने इसका फर्स्ट पहले सोचा था और किसने नाम दिया था, कब दिया था, ये भी अब आप बात समझ चुके हैं। और जीन, अब हम समझेंगे एक्चुअली जीन की मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग है क्या। अब आप इस वर्ड को एब्जॉर्ब करना कि भाई जीन एक्चुअली होती क्या है। देखिए, जीन मैंने आपको बताया क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के पास डीएनए, और जब अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो जीन होती है बच्चों, वो एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी हुई है अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर सोचें। अब हम क्रोमोसोम के लेवल पर सोचते हैं तो ये बहुत आसान है। क्या आसान है कि जीन इज़ अ यूनिट, ये एक यूनिट है, जैसे कि हमारी ह्यूमन के ऊपर जो बेसिक लाइफ यूनिट की हमारे पास सेल है, इसी तरीके से जेनेटिक्स के अंदर जो बेसिक यूनिट आता है वो क्या आती है, जीन आती है। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, ये यूनिट है जिसके पास आपकी विरासती इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये चीज़ यहाँ से इस वक्त ट्रांसफ़र होगी। डेट ऑक्यूपाइज अ फिक्स लोकेशन, या लोकेशन या पोजीशन आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने लोकेशन कह दिया बट हेयर इज़ इधर जो लिखा हुआ वो पोजीशन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है डेट ऑक्यूपाइज अ फिक्स पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम,
यानी कि आपके क्रोमोसोम के ऊपर एक फिक्स पोजीशन लेता है। जैसे कि मैंने इधर बनाया एक क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम्स बनाए हैं, मैंने इधर एक क्रोमोसोम बनाया, इधर मैंने एक जीन बनाई है अलग कलर से, रेड कलर से। तो ये जो जीन है ये हमारे पास किसकी है बच्चे, ये हमारे पास जीन है जीन ऑफ आई कलर। भाई रेड कलर की तो आई नहीं होती, ये बस मैंने जैसे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया कि बच्चों देखें ये है हमारे पास जीन एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन के ऊपर, और एक यूनिट है जो कि किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लेके बैठी है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन किसकी लेके बैठी है, आँखों के कलर की। ये बात अब आपको समझ में आ गई कि क्रोमोसोम के अंदर होती हैं, क्रोमोसोम पर आपकी क्या होती हैं बच्चों, जीन्स पाई जाती हैं। इस तरीके से नाउ अ डेज जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए विच हैज़ इन्फॉर्मेशन टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड्स है जिनको हम प्रोटीन बोलते हैं, विच वर्क एज अ एंजाइम। और आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा कि प्रोटीन से ही आपके एंजाइम बने हुए होते हैं, और वो जो प्रोटीन बनाता है वो आपकी जो भी प्रोटीन जो बनने होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सारी किसके पास है, आपके डीएनए के पास है। और डीएनए ऐसे प्रोटीन्स को इनकोड करता है जो पर्टिकुलर एंजाइम्स बनाते हैं, एंड डेट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस बात को आप समझ चुके हैं और इस बात को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जीन से लेके डीएनए तक की बातें क्लियर जाएंगी, जीन का काम क्या है, और अब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जीन का कॉन्सेप्ट समझा जो कि हमारा मेन थीम भी थी हमारे लेक्चर की, और हम अब जो टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है जीन लोकस का। बच्चों ये टॉपिक बहुत आसान है, मैं इसको एक डेफिनेशन में क्लियर कर दूंगा अगर चाहो तो, बट लेकिन मैंने आपको कहा है कि हम आज पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। एक्चुअली जीन लोकस क्या होता है, जीन तो अब हम समझ चुके हैं, जीन लोकस के बारे में समझना है अब हमें। बच्चों होता क्या है कि द लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, यानी कि आपका जो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेशन है जीन की, मैंने बोला आंखों का कलर ब्लैक है तो ब्लैक कलर की आंखों की जो कलर की जो जीन है जो एक्सप्रेस कर रही है कलर करेक्टर एक बंदे के अंदर कि यार उसकी आंखें ब्लैक हैं, तो उसकी लोकेशन क्रोमोसोम पे कहाँ पाई जाएगी बच्चों, जहाँ पे उसकी लोकेशन पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, जीन लोकस बोलेंगे। अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ें, द लोकेशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस। तो बच्चों अब आपने इस बात को समझ लिया। बच्चों जब हम जीन लोकस को समझते हैं तो हमारे पास 2 से 3 टर्म्स भी आ जाती है जिनको हम होमोलोगस क्या बोलते हैं, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं, डोमिनेंट अलील्स बोलते हैं। इन टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये टर्म्स हम जीन लोकस के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, एज वी नो ऑफ स्प्रिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटेन क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इन ईच सेट, यानी कि हमारे जो वालिदैन हैं उन दोनों में से हमारे पास 2 सेट आते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर्स में से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर्स में से आते हैं। देन जो क्या होते हैं, देन द सेल ऑफ द ऑफस्प्रिंग कॉल्ड, जब वो दोनों आपस में आते हैं, दोनों एक एक सेट जो मदर और फादर में से आता है, जब वो मिलता है तो उस ऑफस्प्रिंग के जो सेल होते हैं बच्चों डिप्लॉयड सेल बन जाते हैं, विच कंटेन 46 क्रोमोसोम। यानी कि इसका मकसद क्या हुआ, इन दिस वे ईच सेल कंटेन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो अगर इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन हो रही है सेल की तो हमारे पास पेयर्स होंगे। मैंने बोला ना कि 2 से एक सेट मदर और फादर में से आया तो ये क्या बन गया, पेयर बन गया। तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे और ये ह्यूमंस की एबिलिटी के उनके पास इतने होते हैं और ये हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। सही बच्चों, ये अब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। बच्चों हुआ क्या, ईच पेयर कंटेन मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम, यानी कि ईच पेयर जो होता है एक पेयर उसमें से एक क्रोमोसोम मदर्स में से आता है, एक फादर में से आता है। तो ये बात तो अब हमें क्लियर हो गई। तो इस बात को करने का क्या मकसद मेरा बच्चों, मकसद ये कि हम होमोलोगस क्रोमोसोम को समझना चाहते हैं। और वो कैसे समझते हैं कि इफ़ दिस क्रोमोसोम्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि जो मदर और फादर इसमें से आए तो यानी दोनों कैरेक्टर आ गए, कुछ कैरेक्टर माँ के पास होंगे, कुछ कैरेक्टर बाप के पास होंगे। तो होगा क्या कि जब ये क्रोमोसोम आएंगे और ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे एंड हैव सेम जीन लोकस, और इनकी जो जीन की जो लोकेशन होगी वो भी सेम होगी, तो उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। ये मैंने आपके लिए बहुत आसानी कर दी। क्या हुआ देखिए, अभी तक मैंने लोकस बनाया हुआ है बच्चों, ये पार्टिकुलर लोकेशन है, जीन कौन सी बच्चों, आई कलर की है, और दूसरी जीन किसकी बच्चों, स्किन कलर की है। सही, ये बात भी आप आपको क्लियर हो गई। ये पर्टिकुलर सेम क्रोमोसोम है, मॉर्फोलॉजिकली देख सकते हैं यानी फिजिकली दोनों एक जैसे लग रहे हैं। सही है, इनकी लोकेशन भी जीन की सेम है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। इसी तरीके से हमारे पास बच्चों अब हेटेरोलोगस क्रोमोसोम आते हैं। इफ़ दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट लग रहे हैं दोनों, एक का आर्म बड़ा है, एक का आर्म देखें दोनों इक्वल है, इनका सेंट्रोमर भी देखें बहुत लास्ट में इसका सेंट्रोमर सेंटर में है। तो ये बात भी अब आपको क्लियर हो गई। एंड हैव डिफरेंट जीन लोकस, देखें दोनों की जीन की जो लोकेशन है बिल्कुल अलग है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। बच्चों ये टॉपिक अब आपका क्लियर हो चुका है, हमने जीन को भी पढ़ा, जीन लोकस को भी पढ़ा, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम भी पढ़ा और होमोलोगस क्रोमोसोम को भी समझा। जीन की हमने पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। अब हम हमारे अगली कुछ बातों पे चलते हैं। तो जब हमने जीन लोकस को समझा, हमने होमोलोगस क्रोमोसोम को समझा, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम को समझा, तो इधर एक कुछ टर्म्स को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी था। उसके बिना मैं समझता हूँ कि आप जेनेटिक्स का टॉपिक पढ़ ही नहीं सकते। आप ही क्रोमोसोम के चैप्टर में इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको उधर आसानी हो, क्योंकि उसके बाद ही इनहेरिटेंस आ रहा है, इसलिए आपके लिए डीएनए क्रोमोसोम में डीएनए का चैप्टर रखा आपकी बुक में। होता क्या बच्चों, अल्टरनेटिव एलील्स हम बोलते कि नहीं, देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन
फॉर ट्रेट, ट्रेट क्या होता है बच्चों? करेक्टर होता है। करेक्टर क्या हो सकता है? आई कलर, आंखों का कलर भी करेक्टर है। लोकेटेड एट द सेम जीन लोकस, और वो आप कहाँ पर लोकेट करें? सेम जीन लोकेशन पे भी क्या करें, यानी कि उसकी जो जीन हो बिल्कुल सेम जगह पर हो, जो एक दूसरे क्रोमोसोम पे उसकी ही, जो एक फादर का क्रोमोसोम है उसके पास भी वही लोकेशन पे वो जीन हो, और मदर का जो क्रोमोसोम है उसके पास भी सेम लोकेशन पे सेम जीन हो, तो उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? अलील। अच्छा, अब अलील में क्या डिफरेंट आ गया? इसको तो आपने बोला सर हम इसको होमोलोगस क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, अब आप इधर अलील क्यों बोले बच्चों? मैंने इधर कहा है कि जीन फॉर ट्रेट, यानी कि करेक्टर की जीन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब हो ये सकता है कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स मदर और फादर में दोनों के पास जो जीन है वो तो सेम लोकेशन पे पाई जा सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सेम उनके ऊपर एबिलिटी होगी। मैं कहूँ कि अगर एक जो जीन आई है बच्चे के लिए फादर की तरफ से, वो है रेड कलर की आँख के लिए, हालांकि रेड कलर की आई बॉल्स होती नहीं, लेकिन मैं एक तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और एक जो जीन आई है मदर के पास से, वो कौन से कलर के लिए आई है? ब्लैक आई कलर के लिए आई है। तो इसमें वही जीन एक्सप्रेस होगी जो डोमिनेंट होगी। और ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, ये किसका दिया? अलील्स का। यानी कि अब बात आपको समझ में आई। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स फॉर ट्रेट लोकेटेड एट द सेम जीन लोकस इज कॉल्ड अलील। अब आप समझे, अल्टरनेटिव फॉर्म आ गई है दोनों आंखों की जीन, लेकिन अल्टरनेटिव उसके बदले की है, वो नहीं है लेकिन है उसके बदले की। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई है। एक क्रोमोसोम के पास जो एक जीन है वो फादर के पास से जो आइए वो रेड आई कलर के लिए आइए, और जो दूसरी आई है हमारे पास वो ब्लैक आई कलर के लिए आइए, लेकिन है दोनों सेम लोकेशन पे सेम करेक्टर के लिए। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अलील बोलते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला बच्चों? बट ओनली वन ऑफ देम इज एक्सप्रेस्ड विच वन अलील इज डोमिनेंट। जो भी इनमें डोमिनेंट होगी वो क्या होगी? वो जीत जाएगी, नहीं जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होगी वो जीत गई। ये बात इधर मुझे आपको समझानी। तो बच्चों, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और हम मिलते हैं हमारी अगले आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।